शुरू होती है राजस्थान के दौसा ज़िले से। दौसा ज़िले में एक युवक होता है, उसकी शादी को महज 8 दिन हुए होते हैं और वो उसी पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में सालों सलाखों के पीछे रहता है। लेकिन उसकी पत्नी जिंदा होती है, जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में वो सालों सलाखों के पीछे होता है। आइए इस कहानी को जानते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या होता है और क्यों होता है। नमस्कार, मैं मुकेश मौर्य। आज की इस क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। ये घटना सुनाने जा रहे हैं जो राजस्थान प्रदेश के एक ही जिला एक दौसा से है। दौसा जिले में ही एक धार्मिक स्थल पड़ता है जो मेहंदीपुर। यहाँ पर दूर दराज के दर्शन करने लोग आते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिसका नाम सूरज प्रसाद गुप्ता होता है और उनकी पत्नी उर्मिला देवी होती हैं और एक बेटी होती है जिसका नाम आरती होता है। तीनों ही बालाजी दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन के बाद वो बाजार में जाते हैं, मार्केट में घूम रहे थे और घूमते घूमते समाधि वाली गली, बम्बई वाली धर्मशाला के पास पहुंच जाते हैं। उस तस्वीरों वाले दुकान की ओर जाते हैं और धीरे धीरे आरती उस दुकान पे पहुंच जाती है। आरती तस्वीरें देखते देखते उनकी मूल भाव करने लगती है। सामने दो लड़के खड़े होते हैं, एक का नाम गोपाल सैनी होता है और दूसरे का नाम सोनू सैनी होता है। सोनू सैनी ही दरअसल उसकी तस्वीरों को दिखा रहा था। आरती ने बातचीत करते करते उन दोनों में से ऐसे आंखें चार हो जाती हैं, उन दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे कि उनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद दोनों नंबर लेते हैं और इसके बाद बातचीत का सिलसिला एक दूसरे से शुरू कर। इसी हिसाब को देखते हुए लड़की एक दिन अपने माता और पिता को छोड़कर चुपचाप घर से निकल जाती है और 5 सितंबर 2015 को जब वो लड़की अचानक गायब हो जाती है, तब लड़की के माँ और पिता 3 दिन तलाश करने के बाद, यानी कि 8 दिसंबर 2015 की ये बात है, उस लड़की का अपने ही पिता के पास सूचना पहुंचती है। वो कहती है कि बांदी कोई कोर्ट में जाकर सोनू सैनी नाम के लड़के से चुपचाप उसने शादी कर ली है, वो विवाह कर ली है। अब वो उसी के साथ रहेगी। उसके गांव का पता वगैरह सब कुछ अपने पिता को दे देती है। कहती है कि तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं इस नई दुनिया में, नई ज़िंदगी में पूरी तरह खुश हूँ। अब ये बात सुनने के बाद उसके पिता ने थोड़ी राहत की सांस ली। इसके बाद वो लड़का, यानी कि जो सोनू सैनी था, अपने पत्नी आरती को लेकर घर जाता है और सब कुछ अपने परिवार वालों को बता देता है कि मैंने इस लड़की से शादी कर ली है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और 8 ही दिन बीते थे, सिर्फ 8 ही दिन बीते थे कि वे 8वें दिन लड़की अचानक से गायब हो जाती है। उसकी गांव में हर जगह ढूंढी जाती है, गांव में वो हर जगह ढूंढी जाती है, तलाश किया जाता है, उस लड़की का कोई अता पता नहीं चलता है। तभी सोनू सैनी ने अपने ससुर को फ़ोन करता है और कहता है कि 16 सितंबर 2015 से अचानक वो लापता हो गई है और कहता है मैंने उसकी हर जगह तलाश की, कोशिश की, क्या आरती तुम्हारे पास है या नहीं। लड़की के पिता यह बात का पता चलता है कि लड़की के पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सूरज प्रसाद गुप्ता और उसकी पत्नी जो होती है उर्मिला देवी, दोनों अपनी ही बेटी की तलाश की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं अता पता नहीं चलता है। तभी सूरज प्रसाद गुप्ता अपनी पत्नी को लेकर वृंदावन की कोतवाली, यानी कि जिला उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन कोतियाली में जाते हैं और जाकर वे कहते हैं कि उसकी बेटी की कहीं लापता हो गई है, उसकी कहीं तलाश करा दी जाए। पुलिस ने मुकदमे तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं लिया जितना कि उसे लेना चाहिए था। आखिरकार इस घटनाक्रम, यानी उसकी बेटी को लापता हुए लगभग 6 महीने बीत जाता है। एक दिन वो बुजुर्ग आदमी, यानी कि सूरज प्रसाद गुप्ता जी, अखबार पढ़ते पढ़ते उसको एक खबर हाथ लगती है। प्रदेश की एक जिला मथुरा के मंगूरा एक थाना लगता है, वहाँ एक लड़की की लाश मिली है। लड़की की उम्र 32 रही होगी। तभी वह व्यक्ति सीधे
थाना पहुंचता है और कहता है, साहब हो ना हो ये मेरी बेटी ही है। अब वो लड़की की लाश मिली ही थी, उसकी कोई दावेदारी करने वाला नहीं मिला था। और जैसे ही सूरज प्रसाद गुप्ता पहुंचते हैं तब पुलिस को थोड़ी राहत मिलती है। आखिरकार पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। सीधा पुलिस की टीम मेहंदीपुर बालाजी जाती है और वहां से सोनू सैनी और उसके दोस्त गोपाल सैनी को हिरासत में ले लेती है, क्योंकि गोपाल सैनी का भी नाम एफआईआर में दर्ज किया गया था। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद इनसे बातचीत करना शुरू किया जाता है। दरअसल उन दोनों लड़कों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद एक लड़के यानी कि सोनू से एक हाथ की नाखून उखाड़ दिए जाते हैं और उनको 3rd डिग्री दिया जाता है। उनको उल्टा बांध दिया जाता है। जब पुलिस वाले कहने लगते हैं कि इनका एनकाउंटर कर दिया जाए, तब ये बात एनकाउंटर की आती है तो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि साहब हमने ही मारा है, वो आरती ही है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। 9 महीने बाद गोपाल सैनी की इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत हो जाती है और सोनू सैनी के जमानत में लगभग 18 महीने लग जाते हैं। लेकिन जब दोनों घर वापस लौट कर आते हैं तब घर की परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल चुकी होती है। सोनू सैनी 4 भाई होते हैं, एक बहन होती है और उनकी सबकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन सोनू घर में सबसे छोटा होता है। उसकी शादी आखिरी में होती है, लेकिन जो गोपाल सैनी होता है यानी कि सोनू सैनी का जो दोस्त होता है गोपाल सैनी, गोपाल के 5 भाई होते हैं और 4 बहनें होती हैं। गोपाल दूसरे नंबर पे होता है। दूसरा नंबर होने के वजह से इनके जो बाकी भाई बहन होते हैं, इनका शादी विवाह सब कुछ छूट जाता है। इसका खुद का रिश्ता लगा होता है, लेकिन इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और 14 दिन बचा ही होता है इसका बारात जाने में, लेकिन तब इसका रिश्ता भी टूट जाता है और इनके परिवार से कोई भी बातचीत नहीं करता है। मतलब कि समाज इनका बहिष्कार कर देता है, इनको कहीं भी काम नहीं मिलता है और इस घटनाक्रम को लगभग 7 साल का समय बीत जाता है। यानी कि दिसंबर 2022 की ये बात है। एक दिन ये दुकान पर काम कर रहे थे, तभी एक लड़का आता है और इनसे कहता है, गोपाल से, सोनू सैनी से, यार मुझे ऐसा लगता है कि एक विशाला गांव है जहां एक महिला रहती है जो उत्तर प्रदेश के उरई जालौन की रहने वाली है। हो ना हो वो तुम्हारी पत्नी जैसी दिखाई देती है। जैसे ही ये बात गोपाल ने सुनी, गोपाल के बाद दोस्त सोनू से कहा, जैसे ही ये बात गोपाल ने सुनी गोपाल ने ये बात अपने दोस्त सोनू से कहा कि हमें चलकर वहां देखना चाहिए, लेकिन चलकर जाएं कैसे, देखें कैसे। इसलिए एक प्लान बनाया कि अगर उस महिला के बारे में पता करना है तो हमें कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा। इसलिए वो ऊँट के खरीदार बनकर उस विशाला गांव में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद एक व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं, भाई साहब हमें ऊँट खरीदना है। तो ऊँट खरीदने के एवज में उन्हें 500 रुपये देना पड़ता है। वो दे भी देते हैं। वो ऊँट खरीदे या ना खरीदे, वो 500 रुपये दे देते हैं। लेकिन वहाँ उस लड़की यानी कि आरती का कुछ अता पता नहीं चलता है। अब उस स्थिति में वो एक ठेले का इंतजाम करते हैं और उस पर सब्जियां लगाते हैं। सब्जियां लगाने के बाद वो पूरे गांव में घूमते रहते हैं। उनका मेन मकसद था, जो घर बताए गए थे उसी घर के इर्द गिर्द में घूम रहे थे। इसकी पत्नी को खत्म हुए 7 साल बीत चुका था और वो जब सब्जी का ठेला लगा रहे थे तभी इत्तेफाक से आरती ही उस घर से निकल कर आती है। और जब आरती आती है तब उन दोनों को पहचान ही नहीं पाती है, क्योंकि उन दोनों ने अपना रूप रंग पूरी तरह से बदले हुए थे। जब भेष बदलकर सब्जी बेच रहे थे तब यानी सोनू की पत्नी आरती सब्जी का मोलभाव करने लगती है। मोलभाव करते करते काफ़ी देर हो जाती है। जब आरती चली जाती है तभी सोनू और गोपाल कहते हैं, ये तो सचमुच आरती है, जिसके इल्ज़ाम में वे दोनों
जेल जा चुके होते हैं। तभी वो सीधा मेहंदीपुर बालाजी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ के एसएचओ से बात करते हैं और कहते हैं, एसएचओ साहब, मेरी पत्नी फला फला गांव में जीवित है और मैं 18 महीने और मेरा दोस्त 9 महीने जेल में रहे हैं और हम पर केस चल रहे हैं। पुलिस ने जब ये बात सुनी तब उनको लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, कि ये हमें झूठ बोल रहे हैं या हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिना सबूतों के हम बात नहीं करते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये करे तो करें क्या। इन्हें पता चल चुका था। इनके दिमाग में एक ख्याल आया, ये ई मित्र बनकर यानी सरकारी कर्मचारी बनकर जाते हैं और इनके हाथों में एक रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर होने से ये उसी घर पर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और उस घर के सदस्य को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि हम सरकारी विभाग से आए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, सरकार आपको शौचालय बनाने के लिए 2 लाख रुपए देगी। और जैसे ही ये 2 लाख रुपए का नाम सुनते हैं, वो कहते हैं, सबको तो बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, तुम 2 लाख रुपए की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये लकी ड्रा निकाला जाएगा और देख लेना, आपको वो 2 लाख रुपए मिल जाएगा। ऐसे ही वो बात करते हैं और अपने बातों में उलझा लेते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि हमें क्या करना हो। वो कहते हैं कि सिर्फ आपको इतना बताना होगा कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं और उनकी आईडी प्रूफ क्या है, और साथ ही आपके घर में 1 महीने में कितने मेहमान आते हैं, उनकी जानकारी देनी होगी। जैसे ही झूठ का पुलिंदा बनाया जाता है, उस महिला का ससुर उस झूठ के पुलिंदे में फंस जाता है। घर में आने वाले सभी मेहमानों का जानकारी देता है और साथ ही उसके आईडी प्रूफ भी देता है। जैसे ही आईडी प्रूफ देता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसे ये साबित हो सके कि घर में इतने सदस्य रहते हैं। आखिरकार उस डिटेल को लेने के बाद जैसे ही वो पन्ने पलट रहे थे, पन्ने पलटते पलटते पता चलता है कि जिस महिला का पता करने आए हैं वो महिला आखिरकार आरती है, जिसका पता लिखा होता है उरई जालौन। दरअसल में ये जो आरती होती है उसके पिता उरई जालौन के रहने वाले होते हैं। वो कुछ समय के लिए मथुरा वृंदावन के लिए रहने आ जाते हैं। वहीं से वो बालाजी दर्शन के लिए जाते हैं। दर्शन करने के बाद मथुरा वृंदावन चले गए थे। लेकिन जब शादी होती है तो शादी होने के बाद उस महिला ने जो पता लिखवाया था वो उरई जालौन का लिखवाया था। जब वो कोर्ट मैरिज करती है, आखिरकार ये जाकर मथुरा के एसएचओ अजीत भट्ट के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, ये उस घर के पूरे डॉक्यूमेंट है। तब जाकर वह एसएचओ साहब मथुरा के एसडीएफ से बात करते हैं और कहते हैं, एक तुम्हारा केस है जो साल 2015 में मर्डर केस हुआ था, जिसमें आपने खुलासा किया था, खुलासा भी कर दिया था, लेकिन वो महिला मरी ही नहीं थी। पुलिस ये बात सुनती है, तब मथुरा की टीम उनके घर जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछा जाता है, तब वो महिला बताती है कि 8 दिन के बाद ही उसे पता चल जाता है कि लड़के की स्थिति अच्छी नहीं है। खुद के हिसाब से सुख सुविधाओं नहीं मिल पाता है और फिर वो लड़की जो आरती होती है, सोनू से डिमांड करने लगती है लगभग 50,000 रुपए की, और वह एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। और कुछ महीनों के बाद वो अपने पिता से संपर्क करती है और कहते हैं कि वो घर छोड़ दी है, लेकिन मैंने दूसरी शादी कर ली है। और इस बात को 7 से 8 महीने बीत जाते हैं जब उसने अपने पिता से संपर्क किया था। लेकिन फिर भी पिता मथुरा की पुलिस से संपर्क करते हैं और कहते हैं, अपने ही दामाद को जेल भिजवा देते हैं। जो आरती का पहला पति होता है वो पहला ही अपनी बेटी के संपर्क में था। जब बाद में पुलिस ने जांच पड़ताल की तब पता चलता है, ये बात पूरी तरह से फैल जाती है। जब मीडिया वालों ने उन दोनों लड़कों से पूछा कि जब तुम दोनों ने कत्ल किया ही नहीं था तो कबूला क्यों, तो वो लड़के बताते हैं कि पुलिस की 3rd डिग्री और एनकाउंटर के डर से उन्होंने जुल्म नहीं किया था, फिर भी उन्हें कबूलना पड़ा। ये घटना आपको सुनाने का
तात्पर्य ये नहीं है कि आपके दिल को दुख हो। ये घटना सुनाने का तात्पर्य यही है कि आपको इससे सीख मिल सके।